हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि भारत का कोई भी टीचर अगर वो यूट्यूब पे एक भी वीडियो बनाता है तो वो 2 कौड़ी का है। इन सारे बकवास के अलावा भारत के ऊपर बड़े सारे रेड सिग्नल्स मंडरा रहे हैं और इसे एनालाइज करना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कह लीजिए इसे फ्लैग कर रहा हूं मैं, इसे एक प्री वार्निंग समझ लीजिए और ये वार्निंग इशू करना बहुत ज़रूरी है इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो भाई कॉकरोच का जो लीडर है दिपके, ही इज़ कमिंग टू इंडिया टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट और भारत के ऊपर बहुत सारे रेड सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं आपको एक-एक करके वो सिग्नल्स बताऊंगा और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको ये लगता है कि कोई बड़ी क्राइसिस भारत में क्रिएट हो सकती है या कोई बड़ी क्राइसिस आने वाली है? क्योंकि मुझे सिग्नल्स जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसको जब आप कोलेट करेंगे, तो आपको चीज़ें थोड़ी अजीब-सी लगेंगी। एक अपडेट आपको बता देता हूँ कि म्यांमार के साथ म्यांमार के जो मिलिट्री डिक्टेटर के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हो गई और एमईए ने बहुत क्लियरली कहा कि म्यांमार से हमें एश्योरेंस मिला है कि म्यांमार की धरती, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा टू यूज़ फॉर रेबेल्स, इंसर्जेंट्स या कोई भी एंटी इंडिया फोर्सेस के लिए और उसके ऊपर म्यांमार की सरकार एक क्रैकडाउन लॉन्च करेगी। गुड न्यूज़, बट लेट्स सी। नोबडी न्यू देम, नाउ दे आर एवरीवेयर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं वीपी राधाकृष्णन वांट्स यूथ में फॉलो कॉकरोचेस इफ पॉजिटिव न्यूज इज इग्नोर्ड। इसमें 2 एलिमेंट हैं। एक कि आप पॉजिटिव न्यूज को इग्नोर करेंगे तो लोग कॉकरोच के तरफ भागेंगे। दूसरी चीज, अगर पॉजिटिव न्यूज का इन्फ्लो ही बिल्कुल कम होगा तो भी लोग कॉकरोच की तरफ भागेंगे। इसका मतलब अगर सिस्टमिक फेलियर्स हमें दिखते हैं और वो सिस्टमिक फेलियर्स भारत की टूटी फूटी चरमराती हुई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कारण आ रहा है, तो वो किसी ना किसी सिस्टम को कभी ना कभी पैरालाइज करके बैठेगा। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखिए, जो यूथ एंगर है, जो स्टूडेंट एंगर है, वो सिर्फ एक और एक टॉपिक पे है और वो है एजुकेशन रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड, एंट्रेंस रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड एंगर। कि भाई उसकी जो प्रोसेस है, उसके जो सिस्टम्स हैं, वो फुल प्रूफ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली है, करप्शन है, लीकेजेस हैं, बॉटल नेक्स हैं, टेक्निकल लैग्स हैं, ग्लिचेस हैं, सब कुछ है। मतलब एक फुल ऑन मसाला रेसिपी बना रखी है फॉर अ डिजास्टर इन एजुकेशन सेक्टर। और इसीलिए इसमें दो ही आपको काम करने हैं। एक, वो सारे लोगों को निकाल के फेंक दीजिए जो सरकार में काम कर रहे हैं और जो ये काम तमीज से नहीं कर पा रहे, और नए लोग, जो नए ऑफिसर्स आए हैं, उनको आप वहां डिप्लॉय करिए जो थोड़े टेक्निकली साउंड हैं और उनको बोलिए जीरो टॉलरेंस के साथ यहां पे काम होगा। कोई भी माफिया है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप बिल्कुल बेझिझक होके बड़े बड़े डिसीजंस लीजिए और चीजों को बिल्कुल फुल प्रूफ, करप्शन प्रूफ और कोई भी लीकेज प्रूफ बनाइए। एक ये क्लियर डिक्टम जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आ जाएगा तो काम हो जाएगा। मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो रही है भारत के सिस्टम में। अगर आप सिस्टम को एनालाइज कर पाए तो जो सिस्टम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जितने दूर हैं वहां पे उतना ज्यादा बॉटलनेक, लीकेजेस, करप्शन आपको दिखेगा। नोबडी न्यू देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, ये आपको समझ आना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन साहब ने कहा है, तो आप इसे समझिए। इसके साथ ग्लोबल न्यूज को तो जरा एनालाइज करते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं। तो भाई ऐसा है, बॉन्ड यील्ड ये अपने 30 ईयर हाई पे है और यील्ड, जब भी बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो मतलब एक सिचुएशन ऑफ पैनिक और जनरली किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे आपका बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाता है। अच्छा, इसके साथ भारत की इकोनॉमी के ऊपर बड़े सारे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उसमें से एक फार्मिंग डिस्ट्रेस, एक एग्रीरियन क्राइसिस या फिर आप एल नीनो का जो इंपैक्ट है, अगर आप इसे जानते हैं तो आप इसे समझ पाएंगे। कुल मिला के अगर सूखा पड़ेगा या फ्लड आएगा तो उसके कारण एग्रेरियन डिस्ट्रेस होता है। ऑलरेडी डिस्ट्रेस इकोनॉमी में है बिकॉज ऑफ द वॉर्स, ईरान वॉर। और आप ये समझिए कि ईरान वॉर के कारण जो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस हैं वो स्पाइक करती जा रही हैं और एक स्पाइक्ड फेज में कॉन्स्टेंटली स्टेबल है। ऐसा नहीं है वो नीचे आ रही है, एक स्पाइक्ड स्टेट में स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है। मतलब इन्फ्लेशन इज कंटिन्यूअस, इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। इन्फ्लेशन मैन हैज क्रैक द whip अगेन। भाई यहां पे बीजेपी कांग्रेस करने का टाइम नहीं है। एक चीज समझ लीजिए कि जो एलपीजी है या आपका पेट्रोल है, गैस है, सारी चीजों की
जो भी प्राइसेस हैं ये अगर बढ़ते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली आपके पूरे सप्लाई चेन, पूरे लॉजिस्टिकल जो भी आप सामान मंगा रहे हैं, जो भी आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं या फिनिश गुड्स मंगा रहे हैं, उसे ये महंगा कर रहा है। और इसका मतलब जो आपके आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग है वो बढ़ जाती है और आपकी सेविंग्स में ये चर्न करती है, और आपके पास जो लेगरूम होता है, फाइनेंशियल लेगरूम होता है, वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इसके साथ आरबीआई बहुत ज्यादा, मतलब अगर भारत में अभी कोई बहुत बड़ी फाइट चला रहा है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के ऊपर बड़े तरीके से डिस्कशन होगी। ग्रोथ रेट को ऑब्वियसली ट्रिम किया जाएगा, वो ग्रोथ नहीं रहेगा जो पुराने प्रोजेक्शंस थे। इसके साथ फिलहाल के लिए एक राहत की बात है कि अभी आपकी ईएमआई की किस्तें नहीं बढ़ेंगी। ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग, बट यू नेवर नो, अगर किसी भी एक कंट्री ने 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना शुरू किया वेस्ट में, तो इसका मतलब आरबीआई को भी ये तुरंत काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कंटिन्यूअसली डिप्लीट हो रहा है क्योंकि हाई ऑयल एंड गैस प्राइसेस हैं, इंपोर्ट्स हैं, और इसीलिए आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो अपील सुना होगा कि सोना मत खरीदे। रिकॉर्ड रूपी फॉल पुट्स कॉर्पोरेट इंडिया अंडर ग्रेटर इन्वेस्टर स्क्रूटिनी। तो भाई आप यू आर स्टेयरिंग, अगर ये क्राइसिस लंबी चलती है तो यू आर स्टेयरिंग एट रूपी एट 100। और इसका मतलब ये नहीं होता कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत फायदा मिल जाएगा, इंपोर्टर्स को नुकसान होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। द इकोनॉमी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट एक चीज जरूर है कि अ फॉलिंग रूपी विल डेफिनेटली हिट द मार्केट। कौन सा मार्केट? आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको हिट करेगा। ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर पे प्रेशर एआई के कारण है, वॉर्स के कारण है, और इस वॉर से पहले, ईरान वॉर से पहले आप रशिया यूक्रेन पे देख रहे थे। और अब आप सोचिए कि अगर लोगों के पास कंजम्पशन के लिए पैसा कम रहेगा, सेविंग से वो खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो लग्जरी स्पेंडिंग को अवॉइड करेंगे, और इसका मतलब जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो म्यूटेड रहेंगी। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस समय इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और फिर एक आने वाला प्रोटेस्ट या फिर कहें एक आने वाला केओस की वार्निंग्स आ रही हैं। ऐसा नहीं है, हो ही जाएगा, बट वार्निंग्स बहुत सीरियस हैं। एफपीआई प्रोफाइल, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भारत से कंटिन्यूअसली ब्लीड करा रहे हैं, इंडियन मार्केट्स को पैसा निकाल रहे हैं। और कब तक भारत की इकोनॉमी, भारत का अपना पैसा ये सपोर्ट कर पाएगा? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे बड़ा जो मुझे गेम लगता है कि क्या एफपीआई किसी दिन एक ट्रिगर कर सकते हैं, एक पैनिक क्रैश, बाय पुलिंग आउट लॉट्स ऑफ मनी, मे बी ऑन अ बैड डे, और बैड डेज कैन कम एनी डे, ठीक है। और उस दिन कैन एफपीआई ट्रिगर अ बिग क्रैश, क्योंकि दुनिया भर से पैसे निकाल के लोग डॉलर में पार्किंग कर रहे हैं। नो एआई, नो एफपीआई, एक बहुत बड़ा रीजन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पुल आउट करने का है कि भाई दूसरे मार्केट्स उनको ज़्यादा कहें एक तरीके से अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और साथ ही साथ भारत एआई में पीछे छूट चुका है। एआई की जो वॉर है वो यूएस और चाइना के बीच में रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसलिए वो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में अपने पैसे को डाल रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द मनी इज गोइंग बैक टू डॉलर। तो डी डॉलराइजेशन का आपको कोई सीन नहीं दिख रहा है। इसके साथ एक जॉब अपोकलिप्स, आई एम सॉरी, के ऊपर आप स्टेयर कर रहे हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, और सिर्फ आप एआई जॉब्स के कारण मत देखिए, सिर्फ जॉब वर्सेस एआई ये वाले डिबेट में मत जाइए। आप एक नॉर्मल जॉब के ऊपर अगर फोकस करें, तो जब आपकी सैलरीज कांस्टेंट हैं, और जो आपने अगर कभी इन्फोसिस वगैरह का मॉडल देखा है, जो आईटी सेक्टर का मॉडल देखा है, जहां पे म्यूटेड हायरिंग है और जहां पे फ्लैटर सैलरीज है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कम पैसे हैं, आपकी हाइक नहीं हो रही, और उसके बाद ये एआई का आपके ऊपर दबाव आ रहा है। अब एआई का दबाव आ रहा है मतलब छटनी हो रही है अमेरिका में, और अगर छटनी होगी अमेरिका में तो बिग टेक से बड़े सारे टैलेंटेड लोग इंडिया वापस लौट रहे हैं, और लौटते ही इनकी बहुतायत हो जाती है। और इसीलिए टेक में भी जो हाई पेइंग, जिसे इकोनॉमिक सर्वे बोलता था गुड जॉब्स, तो गुड जॉब्स की ऑलरेडी कमी है, और गुड जॉब्स की जो न्यू एंट्रीज हैं वो नहीं है, और गुड जॉब्स की जो प्राइसिंग है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इसके बीच में अगर आप जियो पॉलिटिक्स का गेम देखें, तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से अमेरिका के गोद में जाके बैठा है। वो इस्लामिक नाटो के ऊपर काम कर रहा है, वो जाके ईरान मीडिएशन में टांगे अड़ा रहा है, और साथ ही साथ इस सारे कवर को यूज करके वो भारत के ऊपर कुछ बड़े अटैक्स करना चाहता है, और मैं आपको बताता हूं कैसे। ट्रू फ्रेंडशिप डेवलपिंग, यूएस डिफेंस चीफ्स प्रेज फॉर आसिम मुनीर। आप समझे, पीट हेग्सेथ टैटू लगाते हुए, अपना ज्ञान देते हुए आसिम मुनीर की तारीफ करता हुआ। क्यों?
और आप सोचिए, एक ऐसा टाइम जब अमेरिका ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो उस टाइम में चाइना भी बड़े प्यारे स्टेटमेंट्स देता है जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसे भारत इलीगल कहता है। एमईए इस पे बहुत सीवियरली रिएक्ट करता है। बट आप सोचिए पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, इन दोनों कंट्री से सपोर्ट ले रखा है, सपोर्ट फॉर ऑल एंटी इंडिया एक्टिविटीज। सो ये बड़ी ही सीरियस न्यूज़ है, इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि डोंट थिंक पाकिस्तान एज एन आइसोलेटेड फिगर, बट विद द सपोर्ट ये भारत में कुछ गेम करना चाहते हैं। और उसके ऊपर से आपको नैरेटिव वॉरफेयर में अल जजीरा का कोई काउंटर भारत का है नहीं, तो हाउ इंडियन पीएम मोदी इज एफर्ट टू आइसोलेट पाकिस्तान बैकफायर्ड। अब बैकफायर करे या ना करे, एक चीज समझ लिए, पाकिस्तान के साथ दोनों प्लेयर्स वो पैसा डाल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान आराम से खुद भी और बांग्लादेश को यूज करके भी, नेपाल को यूज करके भी, हर जगह भारत के अंदर और भारत के बॉर्डर्स पे क्योस क्रिएट करते रह गए। इसके साथ पाकिस्तान की जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी, वो कह रही है कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लीजिए, आप स्लीपर सेल हैं, आप स्पाई हैं, आप ऑपरेटर हैं, आप प्लीज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और पॉलिटिकल पार्टी में घुस के अंदर काम करिए, ताकि आपको कभी पुलिस अरेस्ट ना करे। इसके साथ 9 पाक बैक्टर्स दिल्ली मुंबई एज टारगेट्स हैव शार्प शूटर्स अरेस्ट फॉइल्ड मॉड्यूल्स प्लान। ये शार्प शूटर्स क्या करना चाह रहे थे? ग्रेनेड लॉब करना चाह रहे थे, और भाई ये अटैक्स दिल्ली और मुंबई में प्लान कर रहे थे। इसके साथ सोचिए, एक इन्फ्लुएंसर शहजाद भट्टी, जो कि भाई शहजाद भट्टी प्रेजेंट हिमसेल्फ एज बिजनेसमैन एंड रिलीजियस वॉइस। इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स से ही हैज बीन रिक्रूटिंग अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर अटैक्स ऑन टेंपल्स, ईटरीज एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अब आप सोचिए कि एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर किस तरीके से लोकल जो यूथ है उसको पैसे बांट बूट के कैसे भारत के अंदर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है। और सोचिए कि पाकिस्तान ये सारा गेम कर रहा है, तो भारत बैलेंस करने के लिए रशिया के साथ है। रशिया से हमें तेल गैस भी खरीदना है। ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है तेल और गैस का, कि रशिया से मत लो, अमेरिका से लो, वेनेजुएला से ले लो, ठीक है। और उसके बाद आप सोचिए पाकिस्तान जब बहुत आगे बढ़े, तो भारत, रशिया और तालिबान ये साथ आ रहे हैं पाकिस्तानी नंबर 1 आर्म फोर्सेस को की तशरीफ को हमेशा लाल रखने के लिए। इसके साथ आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, पहली बार आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, आपके पास पहली बार ये अपॉर्चुनिटी आई थी टू डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। बट ये काम सिर्फ वेस्ट बंगाल में ठीक से चल रहा है, एंड दैट टू विल लूज द स्टीम अगर पूरा फोकस ये नीट वगैरह पे आ गया। और इसी क्राइसिस को मैनेज करते करते जो हमारा पूरा लेंस है वो ब्लर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई थी बांग्लादेश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई थी सारी स्टेट्स के लिए कि भाई बांग्लादेशियों को उनके घर भेजा जाए, इंडिया इज फॉर इंडियंस। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मिशन है, इस मिशन में सारे स्टेट्स को साथ में काम करना पड़ेगा। और वही वाली प्रॉब्लम है, अगर आप दो क्वेश्चंस को पैरेलली अपने सामने रखेंगे कि क्यों हम बांग्लादेशियों को नहीं भेज पाते, और दूसरा क्यों भारत में एग्जाम लीक होता है, तो द रीजन इज द फेडरल स्ट्रक्चर। अगर एक स्टेट में सारा काम अच्छे से हो तो दूसरे स्टेट में कोई फॉल्टर हो जाता है। अगर एक जगह आपने सब कुछ ठीक कर लिया तो कहीं और फॉल्टर हो जाता है। अब एजुकेशन भाई स्टेट का सब्जेक्ट है, उसी तरीके से ये सारा जो काम है लॉ एंड ऑर्डर का, ये भी स्टेट सब्जेक्ट है, और इसीलिए सेंटर का मिनिमल रोल रहता है। सेंटर कितना भी डोमिनेट करने की कोशिश करे, उसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता, और इसीलिए लूप होल्स, सेंटर्स एटसेट्रा कर करके एग्जाम को लीक करा दिया जाता है, करप्शन को यूज करके लीक कराया जाता है। उसी तरीके से ऐसे ही लीकेजेस बना के बांग्लादेशियों को भारत में लाया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड बांटा जाता है, और आज इन दिनों हिमाचल और कर्नाटका में उनको भेजा जा रहा है, एनी विच वे। इसके बीच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो हो रहा है, नेपाल ये कह रहा है कि भाई हम भारत की टेरिटरी खा लेते हैं, भारत हमारी टेरिटरी को खा लेता है, इनक्रोच कर लेता है, तो हम भी भारत की टेरिटरी खा लेते हैं। ये वन साइडेड नहीं है, हम भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अब नेपाल के ऐसे सुर मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। नेपाल को हमेशा मैं भाई कहता हूं, बट ऐसे सुर, बालेंशा, जेनजी, ओके, एनी विच वे। इसके साथ आप याद रखिए कि इजराइल हर दिन, एवरी डे इजराइल अपने मैप को एक्सपैंड कर रहा है, अपने जमीन को एक्सपैंड कर रहा है, बट भारत फोकस ही नहीं कर पा रहा सिर्फ अपने बांग्लादेश इशू पे। क्योंकि भारत के ऊपर ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें फट रही हैं, ये क्यों होती हैं? ये लीकेजेस के कारण होती है। लीकेज क्यों होती है? क्योंकि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। हमारा सिस्टम फुल प्रूफ क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये सिस्टम ब्रिटेन ने बनाया था, और आज तक हम उस सिस्टम को कैरी कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को तोड़ मड़ोड़ के डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। जहां पे भी इसमें फेलियर दिख रहे हैं, वहां पे आपको एजाइल यंग इंडिविजुअल्स को लाना पड़ेगा,
अग्निवीर मॉडल पे, और आप क्यों नहीं एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी बनाए जिसका एवरेज एज ही 24 हो। दिस कंट्री इज वेरी यूथ, बिल्कुल यंग कंट्री है। यंग ब्यूरोक्रेट्स को डालिए, उनको दिन रात काम कराइए, 4 रिक्रूट करिए और उसमें से सिर्फ एक को रिटेन करिए, और वो भी अगले 4 साल के लिए, और फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। आपके पास एक ऐसा सप्लाई चेन होगा, एक ऐसी टैलेंट पूल होगी जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री के पास नहीं होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। गाजियाबाद, मैन हु स्टैब्ड अ फ्रेंड आफ्टर बकरीद इन वाइट किल्ड इन एन एनकाउंटर। इनकाउंटर कहानी नहीं है, बकरीद कहानी नहीं है। इशू ये है कि भाई देखिए, आपने बकरे को कभी हलाल होते हुए देखा है, ये बोल के बुलाया अपने दोस्त को और हलाल कर दिया, भाई उसके इंटेस्टाइन बाहर निकाल दिए। ये कहानी आपको छोटी लगती है, बट थिंक अबाउट इट, यहां पे इसके रिलीजियस एंगल्स हैं। और अब आप सोचिए कि ऐसे कितने सारे केसेस दबे हुए हैं, या ऐसे कितने सारे केसेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। द मोमेंट लॉ एंड ऑर्डर फेल्स और एनी क्राइसिस हैपन्स, ऐसे केसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे अपने चारों ओर। आपको सिमिलर टू पहलगाम्स माइंडसेट एक महाराष्ट्र से ऐसा केस दिखा था, अब ये दूसरा केस दिखा, फिर आपको खटिक साहब का एक केस दिखा था। मतलब होली पे, बकरीद पे, ये जो चीज़ें हैं बड़ी हिडन है, बट जब ये होंगी तो आप याद रखिए, वो जो पाकिस्तान कह रहा है ना कि पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लो, स्लीपर सेल आप जो देखते हैं, कोई बोलता है सिलीगुड़ी काट दो, ये सब एक साथ एक कंबाइंड फोर्स में आपके अगेंस्ट एक्ट करेंगे। और इसके साथ रॉयटर्स का रिपोर्ट है, इंडियाज वायरल कॉकरोच यूथ ग्रुप प्लान्स स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन चैलेंज टू मोदी। तो मतलब रॉयटर्स को बहुत इंटरेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी में, कॉकरोच इशू पे और चैलेंज टू मोदी पे। और आप सोचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसे बहुत प्यार देना चाहता है, और इसका स्टेटमेंट आया है, मीट मी एट एयरपोर्ट, कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर सेट टू रिटर्न इन दिल्ली, प्लान्स जंतर मंतर प्रोटेस्ट। और यहां पे अगर आपको ये चीजें ठीक करनी है, बड़ी सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। कहां प्रॉब्लम हुई है? नीट में प्रॉब्लम हुई है, एनटीए में प्रॉब्लम हुई है, और कहां प्रॉब्लम हुई है? सीबीएसई में प्रॉब्लम हुई है, तो भाई ऐसा है, एक स्क्वाड बना दीजिए। एक पुराने जितने ऑपरेटर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, उनका एक स्क्वाड बना दीजिए और बोलिए कि भाई अगर किसी ने करप्शन किया है तो आप बस मास्क पहन के आइए, स्मैक पहन के आइए और इनको उठा के ले जाइए, इनकी ट्रीटमेंट करिए, पूरे इस मॉड्यूल को खोल के बताइए किसने कितने पैसे लिए थे, कैसे ये सारा काम हो रहा है, ये ग्लिचेस, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, क्या क्या कहाँ कहाँ लूपहोल है। कोई पार्लियामेंट्री स्टडी की जरूरत नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ऑपरेटिव्स चाहिए जिनको क्लैरिटी से ये पता हो कि ना 1 रुपया खाएंगे ना खाने देंगे, और जिसने खाया है उसको नहीं छोड़ेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, मिट्टी में मिला देंगे वाला मॉडल यहां चाहिए। और जैसे ही आएगा तो पेरेंट्स, बच्चे, वो सब नॉर्मलाइज हो जाएंगे, क्योंकि मेन जो गेम है वो यही है। हमारे जो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनका एक बहुत अनमोल फ्यूचर आगे है, उनको यूज करके, उनको फंसा के कहीं ना कहीं भारत को फंसा लिया जाए। और फंसाने के बाद आपको ऐसे बड़े सारे केसेस दिखेंगे गाजियाबाद टाइप के। आपको अचानक से बांग्लादेश भी खुश हो जाएगा, पाकिस्तान भी खुश हो जाएगा, अमेरिका भी खुश हो जाएगा, चाइना भी खुश हो जाएगा, और उसके ऊपर आपके चारों तरफ आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। तो ये दो ही इशू हैं। क्या है अब इसके साथ यूपीएससी ने जो ड्रामा किया है रिसेंट टाइम्स में, प्रीलिम्स वगैरह में, यूपीएससी शुड अवॉइड यूपीएससी के चेयरमैन को ये बातें समझ आनी चाहिए कि दे शुड अवॉइड, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम बिकमिंग अनदर एसएससी। अगर आज तक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है तो कृपया करके लैपटॉप बंद करके आराम से सब कुछ छोड़ के अच्छे क्वेश्चंस बनाइए, क्लियर कट सिलेबस डालिए, और बच्चों की एक्चुअल पॉजिटिव टेस्टिंग करिए नेगेटिव टेस्टिंग की जगह। और किसी ना किसी तरीके से इस सड़े हुए ऑप्शनल को उठा के फेंकिए जिसका कोई यूज नहीं है, और एक्चुअली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराइए और रेगुलर मॉड्यूल्स कराइए। और उसके बाद जितने करप्ट इंडिविजुअल्स हैं उनको हर चौथे साल उठा के फेंकिए। द नीड ऑफ द आवर, द सिस्टम नीड्स रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जिस तरीके से हम बच्चों को रिक्रूट करते हैं फॉर जॉब्स, ये दोनों सिस्टम का एक मैसिव ओवरऑल की जरूरत है। और ये ओवरऑल तभी होगा जब हम ब्यूरोक्रेटिक ओवरऑल कर देंगे, एटलीस्ट इन द एजुकेशन सेक्टर। वरना ऐसे बड़े सारे ये सब कुछ मुझे ट्रेलर दिखता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी एंड ऑल, एवरीथिंग इज अ ट्रेलर, दीज आर ऑल बीटा टेस्टिंग, दीज आर ऑल सैंडबॉक्स। जो भी ये सारी चीजों में हमारी वीकनेसेस को यूज करना चाहता है, उससे पता है कि दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। जस्ट अ वार्निंग, फ्रेंडली वार्निंग। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो आई एम सो सॉरी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।